20 अगस्त को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ और आज वो पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में जिस जगह पर यह कार्यक्रम हुआ वो पूरा इलाका छावनी में तब्दील था, लेकिन सीएम के कार्यक्रम में हंगामा करने की कोशिश की गई, नारेबाजी की कोशिश की गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि हंगामे की कोशिश करने वालों के पीछे है कौन? क्या ये किसी की साजिश है? देखिए ये रिपोर्ट। हमारे बीच में आज आई हैं पहले हमला, अब हंगामा, रेखा का दुश्मन कौन? सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ कौन कर रहा साजिश? तारीख 20 अगस्त, जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला। तारीख 22 अगस्त, सार्वजनिक कार्यक्रम में हंगामा। 2 दिन पहले हुए हमले के बाद जाहिर है रेखा गुप्ता की सुरक्षा के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए होंगे ताकि पहले जैसी कोई वारदात ना हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसा होता है कि सीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। दरअसल आज भारी सुरक्षा के बीच एक शख्स ने रेखा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी की। आखिर ये सुरक्षा इंतजामों का मजाक नहीं है तो क्या है? एक शख्स मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था तो वहीं दूसरा दुपट्टा ओढ़कर मंच के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हद है, जेड श्रेणी की सुरक्षा वाली सीएम के कार्यक्रम में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है भला? एक आदमी हंगामा करने लगे और दुपट्टा ओढ़कर मंच पर चढ़ने का प्रयास करे। 20 अगस्त के दिन दिल्ली के सीएम पर एक जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद सीएम की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है। ठीक इसके 2 दिन बाद जब सीएम जनता के बीच एक बार फिर से पहुंचती हैं तो कार्यक्रम में अफरा तफरी देखी जाती है, क्योंकि 2 अज्ञात ऐसे लोग कार्यक्रम में घुसते हैं जिसमें से एक शख्स खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है। कार्यक्रम में जाकर वो मुर्दाबाद के नारे लगाता है। वहीं दूसरा शख्स औरत के कपड़े पहनकर यानी सूट और सलवार पहनकर मंच तक पहुंचने की कोशिश करता है और पुलिस बल उसको भी कार्यक्रम स्थल से बहुत दूर भेज देती है। हमले के मामले में दिल्ली पुलिस इस बीच रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हंगामे की कोशिश पर बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। हालांकि पलटवार आम आदमी पार्टी की ओर से भी आया है। नहीं होता, ये तो आप पार्टी जो कल्चर लेके आई है ना, तो एक आधा आदमी अपना भेज देते हैं। वैसे जो भी मुर्दाबाद कर रहा होगा, मैं उसके घर जाऊंगा तो एकदम से वो कहेगा कि मैं आपका आदमी, मैं आपका आदमी, तो कोई एक आधा आ जाता है। और ये आप पार्टी इतने संस्कार तो छोड़ ही गई है 10 सालों में, क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि कोई ओपोजिशन की भी पार्टी की मीटिंग हो रही हो तो उनको हक है अपनी बात कहने का। तो ये आप पार्टी के संस्कार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल दिल्ली पुलिस के सामने जांच का एक और मुद्दा सामने आ गया है। आखिर हंगामा करने वाले का मकसद क्या था? क्या वो किसी साजिश का हिस्सा है? क्या उसका किसी पार्टी से रिश्ता है? तमाम सवालों का जवाब मिलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संसद की सुरक्षा में एक बार फिर सेंधमारी की खबरों से सियासी बवाल मच गया है। सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शख्स पेड़ के सहारे दीवार फांदकर संसद परिसर में पहुंचा था, जिसके बाद उसे गरुड़ द्वार से सीआईएसएफ के जवानों ने पकड़ा और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मल्टीलेयर सुरक्षा के बावजूद ऐसी चूक बेहद ही गंभीर मसला है, जिसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। संसद की सुरक्षा में से जिम्मेदार कौन? संसद की सुरक्षा में फिर चूक, उठ रहे सवाल।
संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, यहाँ जनता से जुड़े जनता के हित के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं और आज एक बार फिर से उसी लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि संसद के अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह के बावजूद एक शख्स संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे एक शख्स रेल भवन की ओर से दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गया और गरुड़ द्वार तक पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान वहां तैनात सीआईएसएफ जवानों ने उस शख्स को तुरंत हिरासत में ले लिया। आज उस समय हलचल हो गई जब सुबह 6:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए, यानी कि संसद की सुरक्षा को ब्रीच करते हुए पेड़ के जरिए पार्लियामेंट के अंदर कूद गया। कहा जा रहा है शायद यही वो पौधा है, यही वो पेड़ है जिसके जरिए चढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये पेड़ सीधे संसद के ऊपर तक पहुंचता है, जो बाउंड्री को क्रॉस करते हुए संसद की जो गार्ड रूम बना हुआ है सिक्योरिटी के लिए, वहां तक पहुंच रहा है। तो शायद इस पेड़ के जरिए वो चढ़ा होगा। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच संसद भवन में ऐसी चूक कई सवाल खड़े करते हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच आखिर एक शख्स अंदर कैसे घुसा? आखिर संसद भवन की सुरक्षा में कितने गार्ड तैनात होते हैं? सुरक्षा के लिए क्या क्या दिशा निर्देश होते हैं? जानकारी के मुताबिक संसद भवन की सुरक्षा में मल्टीलेयर सिक्योरिटी होती है। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस जो सांसदों की पहचान और सामान की जांच करती है। इसके बाद सीआईएसएफ के कमांडो जो हाई सिक्योरिटी जोन में तैनात रहते हैं। पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी पीडीजी जो सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इसके अलावा संसद भवन में 6 मुख्य द्वार पर सीआईएसएफ के जवान और कई वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहते हैं। सुरक्षा की निगरानी के लिए संसद परिसर में सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में सुरक्षा को भेद पाना नामुमकिन है। हालांकि साल 2023 में संसद भवन में सुरक्षा में चूक के बाद इसे और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए थे। इतनी सुरक्षा के बावजूद अगर कोई शख्स संसद परिसर में घुस जाता है तो ये बेहद ही संवेदनशील मामला है। ये शख्स कौन है, इसका इरादा क्या है, इस पर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं सुरक्षा बल लगातार पूछताछ कर रहे हैं। संसद जैसे सेफ जोन में ऐसी सेंधमारी की खबर सुरक्षा चक्र पर सवाल या निशान खड़े करता है। नीरज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। योगी सरकार का साफ संदेश है कि अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। यूपी पुलिस हर जिले में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में है। मेरठ से आगरा और भदोही तक बदमाशों की नींद उड़ चुकी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी राज माफ नहीं अपराध। क्राइम करोगे तो लंगड़ा बनोगे। योगी फोर्स इन एक्शन, शहर शहर एनकाउंटर। योगी फोर्स की ऑपरेशन लंगड़ा वाली सीरीज का नया चैप्टर सामने है। अपराधों के खिलाफ यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधियों में खौफ का माहौल है। सूबे की योगी फोर्स हर शहर हर गांव में मौजूद अपराधियों का चुन चुन कर सफाया कर रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का क्लियर मैसेज है कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, और उसकी तस्दीक करती हैं ये तस्वीरें। शहर शहर योगी फोर्स के एक्शन से बदमाशों की नींद उड़ गई है। मेरठ से लेकर भदोही तक, गाजियाबाद से लेकर आगरा तक योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का मकसद एकदम साफ है। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा से आई ये तस्वीर देखिए। योगी राज में बेटियों से हैवानियत करने वालों का अंजाम क्या होता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। आगरा के हरी पर्वत थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपी जुनैद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जुनैद के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जुनैद के पास से हथियार भी बरामद किया है। अभियुक्त जुनैद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मसुरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग करी, अभियुक्त के पैर के ऊपर गोली लगी। अभियुक्त के पास एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला। अभियुक्त को तत्काल अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जाएगी। भदोही पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया। दरअसल भदोही पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। गांव बैंदा खास बहद में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर 3 अपराधियों से पुलिस का सामना हुआ। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये जो पूरा गिरोह है वो प्रतापगढ़ कुंडा का रहने वाला है
और इसमें से जो 2 अभियुक्त हैं सुनील और नवेश, उन पे लंबा चौड़ा उनका आपराधिक इतिहास भी है और दोनों के पैरों में गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कर कराया था और आज इनको कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश समीर के पैर में गोली लग गई। समीर के पास से अवैध हथियार और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक समीर पर पहले से ही 4 मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले एक मकान पर हुई फायरिंग के मामले में भी समीर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। मैसेज क्लियर है, यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक तस्वीर ने आज पूरे दिन सियासी गलियारों में हलचल मचाए रखी। पटना से लेकर दिल्ली तक इस तस्वीर पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंगेर के मशहूर खानकाह रहमानी पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने धर्म गुरुओं से मुलाकात की। इस दौरान कई और नेता भी मौजूद रहे। इस मुलाकात को राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और जैसे ही तस्वीर सामने आई, राहुल और तेजस्वी एक बार फिर एनडीए के निशाने पर आ गए। देखिए ये रिपोर्ट। वोट बैंक जरूरी, रहमानी चौखट की मजबूरी। मुस्लिम वोट बैंक पर निगाह, रहमानी की चौखट पर सियासत। एक तो बिहार में चुनाव है, दूसरा राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल वोट का है, लिहाजा मुंगेर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था खानकाह रहमानी में जाकर अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैजल रहमानी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इस मुलाकात को महज औपचारिकता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की सामाजिक सियासी बनावट में भी इसकी गहरी पैठ है। उनसे SIR के सिलसिले में बातचीत हुई और उनसे वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के सिलसिले में बातचीत हुई। इस पर बातचीत हुई कि इस मुल्क में सब लोग शांति से भाईचारे के साथ कैसे रह सकें, नफरतें कैसे कम हो सकें। अब आपको बताते हैं खानकाह रहमानी जाने के सियासी मायने क्या है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का ये कदम मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है और खानकाह रहमानी जैसे बड़े धार्मिक संस्थान से जुड़ाव विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए बड़ी सियासी मजबूती का संदेश दे सकता है। बिहार में करीब 82% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 18%। यानी बिहार के इस वोट बैंक पर महागठबंधन की नजर है, जो जीत के लिए अहम माना जा रहा है। बिहार में 4 जिले मुस्लिम बाहुल्य हैं। किशनगंज में करीब 68%, कटिहार में करीब 45%, अररिया में करीब 43%, तो पूर्णिया में करीब 39% मुसलमान हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसे पहले नेता नहीं जो इस खानकाह में गए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अबुल कलाम आजाद समेत कई नेता यहाँ का दौरा कर चुके हैं। उधर इस मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष का कहना है इनका DNA बदला नहीं, वही उनका DNA बदला नहीं है। गया में जनता हनुमान मंदिर के आगे इंतजार करती रह जाती है और वह निकल जाते हैं, लेकिन वोट पाने के लिए मुंगेर में इमारतें सरिया चले जाते हैं। राहुल गांधी जो है वो नफरत की राजनीति करते हैं। एक तरफ देखिए वो मंदिर नहीं जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बार वो कहते हैं कि दलित उनके साथी हैं, लेकिन जहां अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करना आता है वहां पे वो नहीं जाते। उधर कांग्रेस RJD ने कहा जो लोग नफरत का बाजार बनाते हैं उनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने आईना दिखाया। ये चीज छोटे स्तर से नहीं, भाजपाई सोच से नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर सोचने की जरूरत है कि इस यात्रा के मायने बिहार सहित पूरे देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो लोग नफरत का बाजार बनाते हैं, जो लोग किसी धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, उनके लिए राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने उनको आईना दिखाया है। कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे तरह से RSS BJP सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए। महागठबंधन का कोर वोटर MY यानी मुस्लिम यादव माना जाता है। राहुल गांधी लगातार इस कोशिश में है कि NDA इस वोट बैंक पर सेंधमारी न कर सके, लेकिन खानकाह रहमानी मस्जिद जाने के बाद महागठबंधन का वोट बैंक कितना मजबूत होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा आप भी समझ लीजिए कि आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रहमानी चौखट पर जाने के क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
मुस्लिम वोट बैंक साधने की राहुल और तेजस्वी की मुहिम इसको माना जा रहा है। खानकार रहमानी से सियासी जुड़ाव का संदेश इन दोनों ने दोहराया है। मुस्लिम वोटों पर महागठबंधन का फोकस स्पष्ट रूप से बढ़ा है। धार्मिक स्थल के बहाने सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी इसको माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद इसको पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं संभल की, जहां पर फिर से बुलडोजर एक्शन की आहट से भाईजान टेंशन में आ गए। यहां पर नगर पालिका की जमीन पर बनी अवैध मजार को लेकर प्रशासन ने नोटिस दिया। इंतजामिया कमेटी को 3 दिन में दस्तावेज देने का नोटिस दिया गया है। देखिए ये पूरी खबर। संभल में फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अब की बार अवैध मजार की बात। प्रशासन का नोटिस, टेंशन में भाईजान। यूपी के संभल में एक और अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह मजार नगर पालिका की जमीन पर बनी है, जिसको लेकर तहसील और नगर पालिका प्रशासन ने इंतजामिया कमेटी को 3 दिन का नोटिस दिया है। इन 3 दिनों के अंदर इंतजामिया कमेटी को मजार के दस्तावेज पेश करने होंगे। संभल में एक और अवैध मजार बुलडोजर कार्रवाई की जद में आ गई है। तहसील प्रशासन ने 3 या 4 दिन का नोटिस जारी किया है और माना जा रहा है कि 3 दिन के बाद तहसील प्रशासन अवैध मजार को ध्वस्त कराए जाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। नगर पालिका की जमीन पर बने अवैध मजार का खुलासा तब हुआ जब भूमि की जांच और पैमाइश की। इसके बाद प्रशासन ने इंतजामिया कमेटी के साथ बैठक की और मजार को खुद हटाने की अपील की। साथ ही 3 दिन में मजार से जुड़े दस्तावेज देने को कहा। उधर प्रशासन के नोटिस से मुसलमानों में नाराजगी है। उनका दावा है कि मजार 1000 साल पुरानी है। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। प्रशासन मनमानी कर रहा है। 1000 साल पुराना ये मजार बना हुआ है और यहाँ आस्था का हवाले लोग मानते हैं और यहाँ नजर करते हैं हर जुमेरात को। इससे पहले भी एक जुगाड़ उठा था, ये जो गेट बंद करना चाह रहे थे, हमने वो न्यायालय में जो है हमारा मुकदमा चल गया है यहाँ पर संभल में। और ये तो बेमतलब का उठा कर लाए, मतलब ये जो है मजार जो शहीद करा जाएगा, जबकि ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत गलत बात हो गई और इस मजार को मतलब इस करके तोड़ा गया और शहीद करा गया। इसके लिए जो है जनता में नाराजगी पैदा होगी। योगी सरकार अवैध कब्जे को लेकर सख्त है। संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। सरकारी जमीन पर बनाई गई कई मस्जिदों और कब्रिस्तान पर बुलडोजर चल चुका है। पिछले 1.5 महीने से सड़क पर बनी मस्जिदों को भी हटाने का काम चल रहा है। फिलहाल इंतजामिया कमेटी के पास 24 अगस्त तक का समय है। अगर तय समय पर मजार के दस्तावेज नहीं दिए गए तो इस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में 2027 की सत्ता की जंग अभी शुरू भी नहीं हुई और चुनावी अखाड़ा गर्मा चुका है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लेकर मैदान में है, वहीं बीजेपी ने इसका तोड़ निकालते हुए पीडीआर, पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद का मंत्र गढ़ा है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। उत्तर प्रदेश में 2027 की सत्ता की महाभारत के लिए तैयारियां तेज हैं। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए को साधकर जीत का फॉर्मूला बना रही है। लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में पीडीआर का फॉर्मूला लेकर आई है। मुस्लिम मतदाता ये जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ उनके साथ राजनीति करती है, वोट की राजनीति करती है, उनके लिए कोई कार्य नहीं करती है। अरे अगर मुस्लिम भाई बहनों के लिए कोई कार्य किया तो मोदी जी ने किया। इसलिए अब अखिलेश यादव जी कुछ भी जतन कर लीजिए, खास करके उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार कभी नहीं आने वाली। बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए वाली चाल को भांप चुकी है और अब मैदान में उतरा है पीडीआर, पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद का फॉर्मूला।
बीजेपी न सिर्फ संगठन और सरकार में इन वर्गों के चेहरों को जगह दे रही है, बल्कि राष्ट्रवाद की अलख के सहारे ही वोटों की गोलबंदी भी कर रही है। सपा ने वोटर लिस्ट को लेकर सीधे तौर पर अपने सभी प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को ठीक कराएं। इसके साथ साथ इंटरनल तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं के काटे हुए नामों को लेकर एक बार फिर से कवायद शुरू कर दी है कि इनके नाम सही तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़ जाएं। ऐसे में कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अभी से ही पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी वोटर लिस्ट दुरुस्त करना चाहती है। सीएम योगी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को लेकर अक्सर निशाना साधते रहे हैं। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी उनके ही प्लान पर आगे बढ़ रही है। धराली में आपदा के बाद उत्तरकाशी पर एक संकट मंडरा रहा है। ये संकट है कृत्रिम झील का, जो स्याना चट्टी के पास यमुना नदी में बनी है। ये झील वाटर बम बनती जा रही है, जो कभी भी फट सकती है। यहाँ झील बनने से होटल और घर डूब गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अस्थायी झील की वजह से पुल भी पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, जिससे स्थानीय लोगों को एक और प्राकृतिक आपदा का डर सता रहा है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मलबा है, वो 30 फीट मलबा इस पूरे नदी के इसमें भर गया। उत्तरकाशी में फिर आपदा का खतरा। यमुना पर बनी झील, डूबा स्याना चट्टी। घरों में भरा पानी, दहशत में लोग। ये 3 तस्वीरें बेहद खौफनाक और डरावनी हैं। धराली में बादल फटने से आई तबाही से पूरा गांव तबाह हो गया था। ये आपदा कभी ना भूलने वाला जख्म देकर चली गई। उत्तरकाशी में एक बार फिर ऐसी ही एक और आपदा का खतरा मंडरा रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर स्यान चट्टी में यमुना नदी पर एक अस्थायी झील बन गई है, जिससे चारों तरफ पानी भर गया है। घर और होटल जलमग्न हो गए हैं। इतना ही नहीं, एक पुल भी पानी में डूब गया। स्याना चट्टी में ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखाते किस तरह से लगातार जो ये नाले का कटाव है और लैंडस्लाइड है वो हो रही है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो कट करके यमुना की जो फ्लो है जिसको रोक रखा है उसी में वो पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देखिए कि कितना बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो एक एक करके टूट रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, पेड़ भी टूट करके आ रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उस पुल के पास में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो टूटते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि स्याना चट्टी के पास नाले में मलबा आने से यमुना नदी में झील बन गई है। रोड से नीचे और घरों और होटलों में पानी भर गया। किस तरह से पूरा यहाँ का जो आवासीय क्षेत्र है वो जलमग्न हो चुका है। आप देखिए कि पुल भी टूटा। ये वही पुल है जिसके जरिए जो श्रद्धालु फिलहाल यमुनोत्री धाम के लिए जाते थे। पुल पर पानी है, पानी यानी ये झील बन चुका है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं और यहाँ पर एक एक करके आप देखिए कि जो स्कूल है वो पानी में जलमग्न है। इसके सामने एक मंदिर है, वो दूसरी तस्वीर देखिए। और इसके साथ में आप तीसरी तस्वीर देखिए, जो आवासीय यहाँ पर घर है, होटल है, साथ में जो कमर्शियल एक्टिविटी की दुकानें थी, होम स्टे थे, सब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी पानी यहाँ पर जमा हो गया है, जिसको कि रिलीज करने के लिए भी लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम्स हैं, रेस्क्यू वाली टीमें, जिसमें पुलिस, SDRF, NDRF और जिला प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर हैं। और राफ्ट भी हमारे द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, जिसमें कि कल काफ़ी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था और आज फिर इवैक्यूएशन का कार्य चल रहा है। अचानक आई इस आफत से स्थानीय लोग दहशत में हैं। उन्हें इस बात का डर है कि ये वाटर बम न जाने कब तबाही लेकर आए। अब तक 150 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। कल से फिर ये अचानक से और ज़्यादा बढ़ने लग गया और अब इतना ब्लॉक हो गया कि ये मतलब पूरा बाजार सुबह 9 बजे तक तो मतलब एक पूरा मार्केट जो अंदर पार्किंग है पूरी पैक हो रखी थी। अभी कम से कम 1 मीटर घटा है
बाकी कोई नहीं। सर प्रशासन लगा हुआ है और क्या हम डायनामिट करें, पर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा उससे। फिलहाल प्रशासन ने इलाके को खाली करा दिया है, लेकिन लोग दहशत में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि एक बार फिर धराली जैसी आपदा न आ जाए। उत्तरकाशी से जी मीडिया के लिए रामानुज की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्ट्रे डॉग को लेकर अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया है। आज कई अहम बातें कही गई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्ते सड़कों से पकड़े जाएंगे। पकड़े गए कुत्तों को वैक्सीन देकर वापस छोड़ दिया जाएगा। खतरनाक कुत्ते जो हैं उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सार्वजनिक जगह पर कुत्तों की फीडिंग नहीं है, यानी कि सार्वजनिक जगहों पर उनको खाना नहीं दिया जाएगा। आवारा कुत्तों को जो डॉग लवर्स हैं वो गोद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डॉग लवर्स की बड़ी जीत। स्ट्रे डॉग पर आया सुप्रीम फैसला। ये जश्न है स्ट्रे डॉग्स की आजादी के लिए। ये खुशी कुत्तों की उनके इलाकों में वापसी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो स्ट्रे डॉग्स की पैरोकारी करने वाले खुश हुए। कुत्तों के हक की बात करने वाले जश्न मनाने में जुट गए, क्योंकि कोर्ट ने ज्यादातर उनकी मांगों को मान लिया। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को कुत्तों कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टेरिलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया था उसे संशोधित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में जो सबसे बड़ी 10 बातें कही गई हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। अदालत ने कहा है कि पिछले आदेश के बाद जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया जाए। ध्यान ये भी रखना है कि उन कुत्तों को उन्हीं इलाकों में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ये कुत्ते अलग अलग शेल्टर होम से छोड़े जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए और न ही खतरनाक कुत्तों को। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि फैसला लागू करने में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो। खास बात यह है कि कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के लिए है और सभी राज्यों से जवाब मांगा गया है। लेकिन कुत्तों को छोड़े जाने के बावजूद सार्वजनिक जगहों पर खाना देना बैन होगा। कुत्तों के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है, बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहां न जाए तो बेस्ट है। कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए, वैक्सीनेट कर। अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो देश में इस वक्त 6 से 7 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स होने का अनुमान है। लेकिन जिस बात पर विवाद हो रहा है वो है कुत्तों के हमले और काटने की घटनाएं। कई शहरों में आतंक बन चुके कुत्ते यकीनन चिंता की बात है। संसद में सरकार की ओर से रखे गए आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2024 के दौरान देश भर में कुत्तों के काटने की 37,17,000 घटनाएं सामने आईं। हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल जनवरी माह में भारत में कुत्ते काटने की कुल 4,30,000 घटनाएं रिपोर्ट की गईं। यानी अगर इसी रफ्तार से चीजें चलती रहीं तो इस साल 50 लाख कुत्ते काटने के केस सामने आ सकते हैं। फिलहाल स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम फैसला आ चुका है और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी नगर निगमों और देश भर के दूसरे स्थानीय प्रशासन की है कि वे कुत्तों को भी जगह दें, लेकिन साथ ही इंसानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गाड़ी मालिकों के लिए एक खुशखबरी आई है। पहले जो गाड़ियां सिर्फ 15 साल तक चल सकती थीं, अब उनकी उम्र बढ़ गई। लेकिन गाड़ी ज्यादा चलानी है तो फिर फीस भी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन फिर उस 2021-22 की स्क्रैप पॉलिसी का क्या हुआ? क्या है ये पूरा मामला? केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट और स्क्रैप पॉलिसी में क्या बदलाव किए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी लागू की थी, जिसमें 20 साल पुराने पर्सनल व्हीकल और 15 साल पुराने कमर्शियल गाड़ियों का हर साल फिटनेस टेस्ट करने का प्रावधान था। टेस्ट में फेल होने वाली गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार ने पॉलिसी बदल दी है, जिसके तहत
20 साल तक पुराने वाहन भी दोबारा रजिस्टर्ड किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए मालिकों को ज्यादा फीस देनी होगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि राजधानी में पॉल्यूशन को लेकर सख्त नियम लागू हैं, जिनको देखते हुए दिल्ली एनसीआर को इस नियम से छूट दी गई है। लेकिन देश के बाकी हिस्से में ये नियम लागू होंगे, जिसके तहत कोई भी वाहन पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 20 साल तक रजिस्टर किया जा सकता है। यानी 15 साल पूरे होने के बाद वाहन मालिक को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन उसके लिए भारी फीस देनी होगी, जिसमें इंपोर्टेड मोटर वाहन 2 या 3 पहिया की रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 रुपए, इंपोर्टेड मोटर व्हीकल 4 या अधिक पहिया की रजिस्ट्रेशन फीस 80,000 रुपए, लाइट मोटर व्हीकल जैसे कार की रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपए, 3 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपए और मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपए तय की गई है। अगर आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं चल चुकी है और आप इसको अभी फिर भी चला सकते हैं अगले 5 साल के लिए, तो जो अमाउंट है 80,000 रुपये कोई ज़्यादा इंक्रीमेंटल नहीं है। नई गाड़ी लेने से तो बहुत अच्छा ही है। सो उस हिसाब से बाकी देश में जितने स्टेट्स हैं वहाँ के कार ओनर्स के लिए यह अच्छा डिसीजन है। दिल्ली एनसीआर जो है वो तो ऑब्वियसली जैसा था वैसा ही रहे। स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के करीब 4 साल बाद अब सरकार ने लोगों को राहत तो दी है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी गाड़ियां स्क्रैप कर दी गईं? लेकिन अगर ये पॉलिसी पहले आती तो कुछ और लोगों को फायदा हो सकता था। 2021 में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने से जून 2025 तक अब तक 2,45,000 वाहन स्क्रैप हो चुके हैं। गाड़ी को स्क्रैप करने से पहले इसकी पहचान और वैधता की जांच होती है, जिसके बाद टायर, बैटरी, शीशे, इंजन जैसे पार्ट्स को मशीनों से अलग किया जाता है। गाड़ी के ढांचे को भारी मशीनों से दबाकर मेटल स्क्रैप में बदला जाता है और वाहन मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया जाता है, जिससे कई फायदे मिलते हैं। नई गाड़ी पर टैक्स में 15 से 25% छूट मिलती है। रजिस्ट्रेशन फीस माफ होती है। स्क्रैप वैल्यू को पोर्टल पर बेचकर कमाई की जा सकती है। करीब 12 वाहन निर्माता कंपनियां डिपॉजिट सर्टिफिकेट पर डिस्काउंट भी दे रही हैं। साथ ही अब तक 8,06,000 गाड़ियों की ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग हो चुकी है। पॉलिसी को लेकर सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाकर वाहन मालिक पुराने वाहनों का इस्तेमाल करने से झिझकेंगे, जिससे न सिर्फ पॉल्यूशन कम होगा बल्कि वाहन मालिकों को अधिक समय तक कानूनी रूप से अपने वाहनों का उपयोग करने की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले और पुराने वाहनों को धीरे धीरे सड़कों से हटाया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मैहर की, जहां पर कट्टरपंथियों की साजिश का एक नया सबूत सामने आया है। मैहर के 2 कट्टरपंथियों ने एक शिव मंदिर में शराब पीकर मंदिर की पवित्रता को खंडित किया और फिर मंदिर में तोड़फोड़ भी की, जिसकी खबर मिलने के बाद से हिंदुओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने दोनों कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में नाराजगी है। मध्य प्रदेश के मैहर में सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके तहत मंदिर और मूर्तियों को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने वाले कोई और नहीं, कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, जो कभी मंदिर में तोड़फोड़ करते हैं तो कभी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसी ही घिनौनी करतूत 18 अगस्त को मोहम्मद इजराइल और नावेद नाम के 2 कट्टरपंथी लोगों ने की। दोनों ने मैहर में कनकूटा तालाब के पास बने शिव मंदिर के अंदर पहले शराब पी और मंदिर को पवित्र किया, लेकिन जब दोनों कट्टरपंथियों का इससे भी मन नहीं भरा तो दोनों ने नंदी भगवान की मूर्ति को खंडित कर दिया। लेकिन जैसे ही शराब पीने और मूर्ति के खंडित होने की खबर लोगों को पता चली, पूरे इलाके में दोनों कट्टरपंथियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हिंदू संगठन के लोग अब भी नाराज हैं और वो बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन भड़का हुआ है क्योंकि इस नंदी को तोड़ा गया। भाई इतना क्यों भड़क रहे हो? इतना भड़क इसलिए रहा, हमारे महादेव के दरबारी नंदी का मूर्ति उखाड़ दी गई, और इस्लाम और नावेद नाम के जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, ऐसे गिरफ्तार किए गए जैसे कोई नॉर्मल धारा में हो, पता तक नहीं चला। उसको क्या चाहते हैं? उनको पैदल मार्च करना चाहिए, उनके घर वालों का घर गिरा देना चाहिए। आज हमारे नंदी को आज 4 दिन हो गया, लेकिन मैहर का कोई वरिष्ठ प्रशासन, चाहे कलेक्टर हो चाहे पुलिस अधीक्षक हो, कोई मौके पर नहीं आया। हिंदू संगठन के लोग स्थानीय प्रशासन से भी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि कट्टरपंथी लोग सट्टेबाजी करते हैं, खुले में शराब पीते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता।
कहीं किसी जिहादी के साथ हुआ होता। मूर्ति गिराने वाले व्यक्ति के घर के लोग अवैध काम करते हैं, जुआ सट्टा कर उनका घर गिराना चाहिए, जमीन दोस्त कर दे। ये घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, घर तोड़ने की। उसका घर तोड़ना चाहिए, ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे अस्तित्व के साथ खेला गया। जो चाहते हैं हमारे नंदी का अगर घर टूटा है तो उनका भी घर टूटना चाहिए। तो पुलिस कार्रवाई तो कर दी, नहीं कर रही, 4 दिन के लिए किया। उसके परिवार के अब सफाई अभियान शुरू हो गया है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। इसके साथ ही हिंदुओं की मांग है कि मंदिर में गैर हिंदुओं मुस्लिम कट्टरपंथियों के प्रवेश पर तत्काल पाबंदी लगाई जाए ताकि ऐसी वारदात दोबारा ना हो। मैहर शारदा प्रबंधक हमारे शक्तिपीठ है, इनक्यावन 52 शक्तिपीठों में 3 मुसलमान नौकरी कर रहे हैं। 15 वर्ष से यहाँ का हिंदू समाज मांग कर रहा है कि रोपवे से अशरफ अली और समिति से आबिद हुसैन को निकाला जाए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम किसी चर्च में नौकरी नहीं कर सकता हिंदू, किसी मदरसे में नहीं, लेकिन मुसलमान हमारे मंदिरों में नौकरी कर रहा है, देवी जी में नौकरी कर रहा है। जहां एक तरफ लोगों में नाराजगी है तो वहीं दूसरी तरफ जी मीडिया की खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। पहले इस मंदिर और तालाब के पास गंदगी का अंबार लगा रहता था, लेकिन जी न्यूज की खबर दिखाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और मंदिर परिसर की साफ सफाई हुई। ये देख लीजिए, नगर निगम जाग गया है। कल यहाँ पर गंदगी थी, आज यहाँ पर जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। ये देख लीजिए, सफाई हो रही, आपके चैनल की बात ये मैं धन्यवाद देता हूं। पुलिस ने भले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ से सनातनियों का पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज कब और कैसे करेगा। मैहर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।